नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश में कोरोना का ग्राफ 17,000 को क्रॉस कर गया है। 543 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना विस्फोट की सबसे बड़ी वजह तबलीगी जमात है, लेकिन अब करीब 1 महीने बाद जमात के मुखिया ने पहली बार कोरोना टेस्ट और क्वारंटीन की सलाह दी है। कभी मस्जिद को कोरोना से महफूज बताने वाले जमात के मुखिया मौलाना साद ने पहली बार जमातियों से कोरोना टेस्ट कराने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। यह आलम तब है जब देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स बार बार लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 1 महीने बाद मौलाना साद को कोरोना के खतरे का अंदाजा हुआ? हम इसी पर करेंगे हमारी आज की चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ तबलीगी जमात के प्रवक्ता मुजीबुर रहमान है, बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम है, मुंबई स्कॉलर नाजिम अली जी हमारे साथ मौजूद हैं और हाजी खान हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी प्रवक्ता दीपक वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। हम अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए। कोविड-19 किसी पर हमला करने से पहले उसकी नस्ल, धर्म, रंग, जाति, संप्रदाय, भाषा या देश नहीं देखता है। अब से हमारी प्रतिक्रिया और बर्ताव में एकता और भाईचारा ही प्रमुख होना चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में हम सब साथ हैं। यह इतिहास के उन पलों जैसी स्थिति नहीं है जब देश या समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। आज हम सब एक साझा चुनौती का मिलकर सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसानियत के दुश्मन कोरोना बीमारी से हर भारतीय को बार बार आगाह कर रहे हैं। बता रहे हैं कि वायरस हमला करने से पहले न धर्म देखता है, न जाति, न रंग देखता है, न ऊंच नीच। लेकिन उन लोगों को कौन समझाए, कैसे बताए जो कोरोना को हराने में दिन रात 24 घंटे ड्यूटी पर डटे कोरोना वॉरियर्स को ही दुश्मन मान बैठे हैं। अब बेंगलुरु से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। टेबल कुर्सियां तोड़ दी गई, टेंट को उखाड़ दिया गया, बल्ब फोड़ दिए गए। बेंगलुरु के इस कोरोना हॉटस्पॉट मुस्लिम बहुल्य इलाके में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को क्वारंटीन और उनका हेल्थ चेकअप करने पहुंची थी, लेकिन यहां के लोगों को यह नागवार गुजरी और सरकारी टीम के टेंट को तहस नहस कर दिया। इस इलाके में 10 अप्रैल को कोरोना के 3 मरीज मिले थे। तीनों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली और अजमेर थी। तीनों मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इनके प्राइमरी 124 कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन कर दिया गया। इसके बाद सरकारी टीम सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन करने पहुंची तो यहां के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। क्वारंटीन का ही विरोध नहीं, बल्कि जो क्वारंटीन सेंटर में है वो भी कम नहीं है। 2 दिन पहले दिल्ली के नरेला क्वारंटीन सेंटर में नौशाद खान नाम के जमाती ने बाहर निकलकर जमकर हंगामा किया, हेल्थ वर्कर्स से बदतमीजी और गाली गलौज तक की। हिंदुस्तान में कोरोना का ग्राफ बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ मौलाना साद के मरकज और जमातियों का है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 दिन पहले के आंकड़ों के मुताबिक देश में 30% कोरोना के मरीज जमात के हैं। तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मरकज के मरीज सबसे ज्यादा पाए गए हैं और ये राज्य कोविड-19 मरीजों की तुलना में टॉप 10 राज्यों में शुमार है। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% केस जमात से जुड़े हैं। असम में तो 35 में से 32 केस यानी 91% और अंडमान में 12 में से 10 यानी 81% केस जमात के हैं। लेकिन जमातियों की जान जब खतरे में पड़ी तब जाकर मुखिया मौलाना साद ने अपने सबसे ताजा ऑडियो टेप में पहली बार जमातियों को टेस्ट कराने की सलाह दी, इलाज के लिए प्रशासन से सहयोग की अपील की। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है।
हालांकि साद ने कोरोना विस्फोट के लिए माफी का एक लफ्ज नहीं कहा। यह भी नहीं बोला कि मरकज की वजह से देश में कोरोना के केस बढ़े। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक महीने बाद साद को कोरोना के खतरे का अंदाजा हुआ? मौलाना साद ने जमातियों के टेस्ट और क्वारंटीन की अपील पहले क्यों नहीं की? साद ने जमातियों के कोरोना टेस्ट कराने की धर्म गुरुओं की अपील क्यों नहीं मानी? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले ये आंकड़ा इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितने प्रतिशत कहां पर जमातियों की वजह से कोरोना के केस बढ़े हैं? तमिलनाडु से 84%, तेलंगाना से 79%, दिल्ली के 63%, आंध्र प्रदेश के 61%, उत्तर प्रदेश से 59%, असम से 91% और यहां तक कि अंडमान निकोबार तक पहुंच गए तबलीगी जमात के लोग। वहां पर 83% मामले जमातियों से जुड़े हुए हैं। मुजीबुर रहमान जी, अब आप ये बताएं कि कोरोना जैसी प्राण घातक बीमारी पूरे देश में तबलीगी जमात ने फैला दी और अब मौलाना साद एक महीने बाद होश में आते हैं और अपील करते हैं। इस अपील का क्या मतलब रह जाता है? आपने मुझसे दो बातें इसमें कही, मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज कि जमात ने फैला दी, ये एकदम सरासर गलत है। इसके आंकड़े डाटा मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। दूसरी चीज, जो मौलाना साद साहब ने अपील की उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अब नहीं की बल्कि बहुत टाइम पहले भी एक ऐसी ही अपील वो कर चुके थे। ये उनकी दूसरी अपील है। उनकी एक अपील तो ये भी थी कि अगर आपके अंदर कोरोना भी होता है और आप ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज ना करवाएं जो दीन को ना मानता हो। कोई पुरानी ऑडियो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चलाई गई, वो कोई अपील नहीं थी। वो कोई पुरानी ऑडियो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट उनकी चलाई गई। ये भी नहीं पता कि उनकी है, किसकी है, कहां से आई है, जिसने मस्जिद में अगर मौत आती है तो वो मौत क्या खूब होगी। देखो, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई आदमी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को पवित्र स्थान मानता है और ये कहता है कि भाई वहां जाएंगे तो सबसे शांति मिलेगी, सबसे अच्छा स्थान हर धर्म के अंदर माना जाता है। आप एक रिलीजियस मौलाना का व्यू पॉइंट को समझने की जरूरत है। मुजीबुर रहमान, एक महीने बाद ये पहली अपील आई है, ये पहली वीडियो अपील है। तबलीगी जमात के लोगों ने, तबलीगी जमात के लोगों ने जो डॉक्टर्स के साथ सलूक किया, जो नर्सेस के साथ सलूक किया, आप चाहेंगे तो मैं उसके वीडियो बार बार प्ले करवा सकती हूँ। 15 दिन पहले भी सिमिलर एक अपील आई थी, आपके ही चैनल के ऊपर उसकी भी ऑडियो चली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमात के लोग हैं, बाकी जो देश के लोग हैं, वो डॉक्टर्स के साथ बुरा व्यवहार ना करें, सपोर्ट करें, एडमिशन को सपोर्ट करें, सामने आए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है किसी तरीके से। इस तरीके की एक और अपील पहले भी 15 दिन पहले की गई थी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। एजेंसियों की कार्रवाई के डर से वो वीडियो अपील करने लगे हैं। एजेंसियों की कार्रवाई के डर से अब वो तबलीगी जमात के लोगों को ये कहने लगे हैं कि आप डॉक्टर्स का समर्थन करें। जब पुलिस आपके दरवाजे पर आ गई है, जब पुलिस आपके दरवाजे पर आ गई है, तब आपको होश आ रहा है? बिल्कुल किसी तरीके का कोई डर नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से, एक जिम्मेदार रिलीजियस लीडर होने की हैसियत से वो अपना जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी, ये वही मुजीबुर रहमान तबलीगी जमात के प्रवक्ता हैं जिनके मुखिया मौलाना साद ये कहते हैं कि अगर मस्जिद में मौत आती है तो वो मौत क्या खूब होगी। ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज ना करवाएं जो दीन को ना मानता हो। और आज सुर बदल गए हैं। जब पुलिस आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है तब सुर बदल गए हैं। एक महीने के बाद होश आ रहा है तबलीगी जमात के मुखिया को। साक्षी जी, मैं 2-3 बात पहले डॉक्टर से इलाज ना कराए, ये सरासर इस तरह बिल्कुल किसी नजरिए से देखिए तो गलत है। ऐसा उन्होंने कहा जो लोगों को वर्गलाने और जो बिल्कुल बोलते हैं मिसलीड करने वाली बात है। तो ये इस बात को बिल्कुल मैं हर तरह से कंडेम करना चाहिए कि इस तरह की बात है। आखिर हॉस्पिटल क्यों खुले भाई? यही तो नहीं, हर जगह हॉस्पिटल है, चाहे वो मक्का मदीना में भी देखिए हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल इसीलिए है कि जब बीमार पड़े तो जाना चाहिए, और धर्म भी कहता है अपना कि जाना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक मस्जिद में का सवाल है, वो मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा एक पवित्र स्थान है। उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये जो साद साहब जो उसको बारे में कह रहे हैं, वो अगेन उसके बात की कंडेम करते हैं। मस्जिद एक पवित्र जगह, उसको इस तरह से इस काम के लिए नहीं है कि बीमार हो तो आ जाओ वहां पर और वहां पर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पवित्र जगह है, पवित्र जगह पवित्र काम के लिए है, इस तरह के लिए नहीं है कि बीमार आदमी को वहां पर बैठे और वो ठीक हो जाएगा।
ये हमारे धर्म नहीं बताती। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो आज उन्होंने जारी किया, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आज जारी किया है, वो पहले जारी करना चाहिए था, उसी वक्त जारी करना चाहिए था जब ये मीडिया में चल रहा था कि साथ कहाँ है। तो ऐसे में उनको जारी करना चाहिए था ताकि ये कंफ्यूजन जो आज आप कह रही है उससे कंफ्यूजन का मौका ही नहीं मिलता है। उसी वक्त जारी करते हैं और पुलिस को पता रहता वो कहाँ है। इतने दिन बाद तो पता चला पुलिस को कि कहाँ है वो। अब ये सरकार हमारी कार्रवाई कर रही है, इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्राइम ब्रांच काम कर रहा है। मैं नहीं सिर्फ कह सकता इसलिए कि इससे जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज काम करती हैं। जफर जी, मुजीबुर रहमान तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि तबलीगी जमात से निकले हुए जमातियों की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस इतना तेजी से फैला। आम आदमी पार्टी के तो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर आप बताएं, जो स्थिति है दीपक जी, दिल्ली की स्थिति है, कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी हद तक कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में दिल्ली सरकार कामयाब रही थी, लेकिन मरकज की घटना सामने आते ही सबसे बड़ी मार दिल्ली पर पड़ी है कोरोना वायरस की। जी, दिल्ली में आप देख रही हैं तादाद इतनी ज्यादा हो गई है, 2003 केस आ गए हैं और दिल्ली इतनी छोटी जगह है, इसके बावजूद नंबर 2 स्टेट हो गया है। बार बार हम लोगों ने फिगर्स को सामने रखा है और ये मुश्किल जरूर सामने आई है। पहले 71% लोग ऐसे थे जो मरकज़ के लोगों के टच में आए थे, जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ। और अब वो फिगर हालांकि घट के 63%, विच इज़ अ वेरी बिग चंक ऑफ पीपल, उनसे संक्रमित हुए लोग हैं। तो दिल्ली पे जो दोहरी मार पड़ी है वो एक तो ये मरकज़ का जो केस हुआ उसकी वजह से, और दूसरा दिल्ली और मुंबई सबसे बड़े गेटवेज हैं हिंदुस्तान के लिए, बाहर से आने वाले जो लोग हैं। तो इन दो कारणों से दिल्ली में जो संख्या बढ़ी है वो बहुत डरावनी है, बहुत ही भयावह है। और जिस अपील की आप बात कर रही हैं ये सच बात है, पहले आनी चाहिए थी। पहले तो हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो कॉन्ग्रेगेशन हुआ है मरकज़ में वो 13 तारीख के बाद हुआ, 13 मार्च के बाद हुआ, जबकि दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन अस्तित्व में आ चुकी थी जिसमें 200 से ज्यादा लोगों का कहीं दीपक जी मैं यही आपको रोक रही हूँ क्योंकि मुजीबुर रहमान शायद आज फिर एक बार इनकार कर देंगे कि उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है। मुजीबुर रहमान यही बात में चीख कर बीते इतने दिनों से लगातार आपको बता रही हूँ कि दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन आ चुकी थी जिसको इग्नोर किया है तबलीगी जमात ने। जवाब दें, दीपक जी यहीं बैठे हैं। दीपक जी नोटिफिकेशन आ गई थी, ये बताइए आपने उस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या क्या किया? गुरुद्वारे भी खुले थे, मंदिर भी खुली थी, मस्जिदें भी खुली थी, और उस नोटिफिकेशन में रिलीजियस कांग्रीगेशन का आउट थे, वो उनके लिए नहीं था वो नोटिफिकेशन। आप दोबारा से नोटिफिकेशन को पढ़ें, उसमें रिलीजियस कांग्रीगेशन के लिए एग्जम्पशन थी। दूसरी चीज, सारे मॉल्स खुले थे, मार्केट्स खुली थी, सिनेमा हॉल खुले थे। मुजीबुर रहमान जवाब अब ले लीजिए। दीपक जी जवाब दें। बना के फाइल में रख दिया, उसको आपने पब्लिक नहीं किया। मैं क्लैरिफाई 10 सेकंड और दे मुझे, 10 सेकंड और दे दे, 10 सेकंड और दे दे। अभी आप देखिए मुजीबुर रहमान जी, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए बस मुझे। मीनाक्षी जी मैं क्लैरिफाई, आप 10 सेकंड और दे दीजिए, बाकी टाइम आपका ही है, बात पूरी हो जाएगी मेरी। 12 मार्च को एसडीएम साउथ ईस्ट दिल्ली, वो डीएम साउथ ईस्ट दिल्ली ने खुद एक वहां पे एक बंगले वाली मस्जिद के अंदर, मरकज के अंदर एक पर्सन को क्वारंटीन किया था। सारी चीजें उनको मालूम थी। अब आप जवाब दे दें। दीपक जी जवाब दें। जी देखिए, 13 तारीख की नोटिफिकेशन में किसी रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन को बाहर नहीं किया गया था। नोटिफिकेशन कॉपी मैंने देखी है, उसमें कोई रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन को बाहर नहीं किया गया। और ये धर्म स्पेसिफिक नहीं है, ये बात ये सही कह रहे हैं मुजीबुर रहमान जी। चाहे कहीं भी किसी भी किस्म का कॉन्ग्रेगेशन हो, वो आप समझ रहे हैं महामारी, ये कानून से बड़ी चीज मानवता के प्रति आप सोचिए कि जो इतनी तेजी से फैलने वाला वायरस है, चाहे वो किसी भी धर्म का कॉन्ग्रेगेशन हो, जैसे मामले सामने आए हैं, मैं किसी धर्म को इंगित नहीं करना चाहता, चाहे वो गुरुद्वारों का मामला हो, चाहे वो सिद्धलिंगेश्वर मंदिर का मामला हो, चाहे वो नासिक की घटना हो, चाहे आप कहीं का भी कॉन्ग्रेगेशन हो, वो उतना ही नुकसान करने वाला है। ये वायरस किसी धर्म को नहीं पहचानता। हम किसी पे इंगित नहीं करना चाह रहे, हम केवल ये बता रहे हैं कि समस्या का जो मैग्नीट्यूड बड़ा है उसे सबको नुकसान हुआ है। और अगर मौलाना साहब की जो अपील आई है जल्दी आती और अच्छा होता। दीपक जी ये है कि मुजीबुर रहमान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। दीपक जी, मुजीबुर रहमान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन दी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ताकीद की, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी, और सरकार प्रशासन बार बार 24 तारीख के बाद भी ये कहती रही कि अगर आपके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं
अगर आप तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, अगर आप मरकज में शामिल थे, तो आप खुद अपने आप सामने आए, और बजाय इसके लोग लॉकडाउन का पालन तो नहीं करें, ऊपर से जो क्वारंटीन सेंटर में है वो भी कुछ लोग भागकर तबलीगी जमात के बाहर भाग रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? और मौलाना साद को अब होश आ रहा है, अब उनके ज्ञान चक्षु खुले हैं कि 1 महीने के बाद वो अपील करें मुजीबुर रहमान। अगर आपको मैं बता दूं, पहले भी बताई है, दोबारा मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा उनकी पुरानी, जो उन्होंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में निकाली थी। ऐसे ही अपील उन्होंने लोगों से अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी लोगों से की है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि 24 तारीख को अपील की गई थी कि लोग 24 मार्च को कि लोग बाहर आए और कोरोना का पॉजिटिव कराएं मरकज के, मैं आपको बता दूं 24 तारीख को तो सरकार को भी नहीं मालूम था कि कोरोना मरकज के अंदर है। खुद क्वारंटीन में बैठे रहे, खुद छुप कर बैठे रहे, और अब जब कानून की लाठी पड़ रही है, कानून की दस्तक हो रही है, तब मौलाना साद को होश आ रहा है और तब वो अपील कर रहे हैं। आप झूठ का पर्दा मत डालिए, सच पर झूठ का पर्दा मत डालिए। बाकी मेहमानों से भी मैं बात कर लेती हूँ। मुस्लिम स्कॉलर हाफिज खान जी हमारे साथ जुड़े हुए। हाफिज जी, ये मुट्ठी भर तबलीगी जमात के लोग पूरे देश में कोरोना वायरस लेकर पहुंच गए, और अभी भी मौलाना साद को 1 महीने का वक्त लग गया सिर्फ इतना कहने में कि आप लोगों का समर्थन करें, सरकार के नियमों का समर्थन करें, आप अपने आप को मेडिकल हेल्थ प्रशासन के सुपुर्द करें। देखिए मीनाक्षी जी, मैं ये कहूँगा कि अभी हल्का सा झंझोड़ा है रब ने, सारी दुनिया को हिला छोड़ा रब ने। मैं ये कहूँगा ये महामारी है, इस वक्त पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, खाली कोई हिंदुस्तान में नहीं है। 205 मुल्कों में ये बीमारी फैली हुई है। इटली में 25,000 के करीब लोगों की मौत हो गई, अमेरिका में 40,000 के करीब लोगों की मौत हो गई, और 1,60,000 पूरी दुनिया में लोग मर चुके हैं। इसको किसी मज़हब, दीन उसके न जोड़िए। बीमारी जब आई थी, पहला केस हमारे भारत में 30 जनवरी को आया था केरला के अंदर, तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि हमारी सरकार को बाहर से आने वाले विदेशियों को रोकना चाहिए था। ये बीमारी विदेशियों से आई है, ना कि किसी हिंदुस्तानी को थी। पासपोर्ट लेके जो हिंदुस्तान में 15 लाख लोग 30 जनवरी से 24 मार्च के बीच में आए हैं, जिसमें 64,000 लोग इटली, ईरान और चाइना से आए हैं, जिनमें से 8,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई और 56,000 लोगों लेकिन हाफिज जी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद जो लोग मरकज में बैठे हुए थे, हाफिज जी मेरा सवाल ये है कि जो सरकार के नोटिफिकेशन के बाद भी जो मरकज में बैठे हुए थे, जिनको प्रशासन को ये इत्तला करनी थी कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और हम विदेश से आए हैं, उन्होंने क्यों नहीं कोई जानकारी दी? क्यों तबलीगी जमात ने जानकारी नहीं दी? अहम सवाल तो ये भी है। मैडम, विदेश से आने वालों को पहले ही रोक देना चाहिए थे, मरकज जाने की किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी सरकार की भी है, मरकज में आने से रोकना। कानून बनाकर विदेश से आने वालों को रोकना चाहिए था जब विदेश से बीमारी आ रही थी। आप जफर जी जवाब दें। जी की सरकार जो है ना, ये पूरे दिल्ली की जो सरकार है निकम्मी सरकार, जो निकम्मी सरकार दिल्ली की है, उसके वजह से ये सब हुआ है। अगर उनके जब एसडीएम जैसा ये तबलीगी जमात के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर वहां गए थे और उनको जानकारी थी, तो इनको इसका कांग्रेस से संज्ञान लेना चाहिए था और काम करना चाहिए था, उनको निकालना चाहिए था। ये पूरे तरह से विफल हुए हैं और इसके लिए जिम्मेदार किसी और को ठहराने के बजाय सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एक जिम्मेदार कोई ठहराए, उससे पहले ये इनको सोचना चाहिए हकीकत की दिल्ली की सरकार की वजह से ये सब कुछ हुआ है। दिल्ली की सरकार को अगर मालूम था तो मुझे और एक और बात मैं पूछता हूं उनसे कि अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि सभी धर्म, किसी धर्म से नहीं, सभी धर्मों के लोगों के लिए आंकड़े हैं, तो आप दे दीजिए तबलीगी को, बताइए कि ये आंकड़े मैंने बाहर भी जगह टेस्ट करा, दूसरे जगह जो लोग गए थे, मॉल में गए थे, बाहर से जो आए हुए लोग गए थे, सबका टेस्ट हुआ है। खाली एक जगह का टेस्ट का आप दे रहे हैं सेंटर का। आप पूरा दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके अगर वहां पर लोगों को था ऐसा, तो वह तो संतुलित हुए हैं सब बाकी लोग, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी ना, आपको खबर करना चाहिए था सबको। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी? और जिम्मेदारियों का ठीकरा जो है किस पर फोड़ा जाए? अभी ये पॉइंट से विफल रही है, ये अपना हाथ धोना चाहती है। हाफिज खान ये कह रहे हैं केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार की गलती है। किसकी गलती है दीपक जी, किसकी गलती है? हाँ मीनाक्षी जी,
मीनाक्षी जी। मुझे लगता है मुझे जवाब देना चाहिए जफर इस्लाम साहब ने जो बोला है। पहले तो मैं देखिए बड़ी इज्जत करता हूं जफर इस्लाम साहब की, और मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो इस तरह की भाषा, इस तरह की फिंगर पॉइंटिंग चालू करें और शुरू करें। हम इसकी बात करें, हम सबका साझा संकट है, पहली बात। दूसरी बात, ये मौजूद है, ये सवाल जब आप उठाएंगे तो 13 तारीख को नोटिफिकेशन है, वो पब्लिक व्यू में है, पब्लिक डोमेन में है। ये नोटिफिकेशन है, मरकज की दीवार से लगता हुआ निजामुद्दीन का थाना है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, हर आदमी की नेशनैलिटी है उसमें कि कौन आदमी आ रहा है, किस नंबर में आ रहा है। उससे बड़ा सवाल तो दीपक जी, जफर जी, मेरा तो ये है। सुन लीजिए मीनाक्षी, जवाब देने दीजिए, अभी जवाब देने दीजिए, अभी जफर इस्लाम साहब की बात का जवाब देने दीजिए। हाँ, पूरा कर लूं, फिर इसके बाद जो कहना है। तो मैं इनको निकम्मा नहीं कह रहा बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूं कि हाँ, ये जिम्मेदारी थी जो पूरी नहीं हो पाई। ये भी जिम्मेदारी थी कि जितने लोग आ रहे हैं उनको आप स्कैन करके क्वारंटीन में, हमने पूरी एरो सिटी में होटल टेक ओवर कर रखे थे कि आप वहां भेजिए, बाद में किया ना, वहां खाली फ्लैट्स के रखे थे वहां भेजिए। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या कर रही थी कि वहां से ये कोरोना लीक होकर यहां तक दिल्ली तक पहुंचा और वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग मरकज पहुंचे। केवल निकम्मा और गाली गलौज करने से जफर इस्लाम साहब आपकी प्रतिष्ठा कम होती, सच नहीं बदलता। ठीक है दीपक जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। एक और मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। सैयद निजामी जी, केंद्र सरकार की गलती थी या दिल्ली सरकार की गलती थी या तबलीगी जमात की गलती है? मेरा तो बहुत ही कॉमन सवाल ये है निजामी जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि रफू चक्कर हो जाएं? क्या क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि आप डॉक्टर्स और नर्सेस को परेशान करें? क्या क्वारंटीन का मतलब ये होता है? ये तस्वीर अगर इस वक्त आप देख सकते हैं तो पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि क्वारंटीन सेंटर से कैसे एक जमाती बाहर निकलता है, हेल्थ वर्कर्स पर हमला करता है और वो अपने पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकाल कर ये कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मेरे पीएम से बात करवा दो। ये क्या तरीका होता है? क्या ये होता है क्वारंटीन का मतलब? क्या तबलीगी जमात में ये सिखाया जाता है? हेलो जी निजामी जी, बात रखें अपनी। जी देखिए, मैंने सबकी बातें सुनी, मेरी बात गौर से सुने। दरअसल मेरा ताल्लुक दरगाह हजरत निजामुद्दीन से है और मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि तबलीगी मरकज का जो भी वाकया हुआ, मामला हुआ, उसके साथ कई चैनलों ने दरगाह हजरत निजामुद्दीन का फोटो दिखाया और दरगाह हजरत निजामुद्दीन के गद्दी नशीनों के फोटो दिखाए, जो सबसे बड़ी गलत है। ये हजरत निजामुद्दीन का इलाके का नाम पहले गयासपुर था। हजरत निजामुद्दीन के बाद से ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन पोस्ट ऑफिस, हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन और लोकेलिटी का नाम हजरत निजामुद्दीन। तो क्योंकि यहाँ मरकज है तो इसका नाम भी हजरत निजामुद्दीन मरकज हो गया। तो पहली तो बात ये कि पूरी दुनिया हजरत निजामुद्दीन को पहचानती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। बेशक बहुत ही इज्जत और एहतराम से हजरत निजामुद्दीन जी का नाम लिया जाता है। जी, ये कई चैनलों ने दिखाया, फोटो तक दिखाया दरगाह हजरत निजामुद्दीन का। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, गलती हुई। जहां तक इस बीमारी का मामला है, इससे पूरी दुनिया जो है मुतासिर हुई है और इसका जो सबसे अच्छा फैसला है वो मोदी जी ने जो लिया फैसला, वो बिल्कुल सही फैसला था लॉकडाउन का। इससे अच्छा इलाज मेरा समझता हूं कोई भी दवाई नहीं थी, अपने घर में बैठना और लॉकडाउन करना। मगर मैं इसके साथ साथ ये हकीकत भी बयान करूंगा कि लॉकडाउन के साथ साथ प्रोग्राम को सही तरीके से तश्कील नहीं दिया गया, क्योंकि जब एकदम लॉकडाउन हुआ तो जो लोग जहां थे वो फंस के रह गए, वो निकल नहीं सके। जहां तक तबलीगी मरकज का मामला है, वहां तो हमेशा ही 1000-2000 आदमी रहते हैं और जब ये पता चला कि इस तरह लॉकडाउन हो रहा है तो एकदम इतने आदमी कैसे निकाले जा सकते थे। तो वहां पर जहां तक मेरे नॉलेज में है, मुझे बताया गया कि वहां पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि हमें मैं इससे बहुत आगे की बात निजामी जी पूछ रही हूं। उनके लिए निजामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बार में इतने सारे लोगों को बाहर निकालना, उनको एकोमोडेट करना, उनको क्वारंटीन करना बहुत ही पेचीदा काम है। लेकिन मैं तो इससे एक लेवल और आगे बढ़कर सवाल पूछ रही हूँ। मुजीबुर जी, मेरा सवाल यही है कि माना केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, तबलीगी जमात, किसी के ऊपर हम फिंगर पॉइंट आउट नहीं करेंगे, लेकिन क्या क्वारंटीन का मतलब यह होता है कि आप वहां से भाग जाएं,
आप मेडिकल स्टाफ का समर्थन ना करें, आप बॉटल्स में पेशाब भरकर फेंके, क्या ये सिखाया जाता है तबलीगी जमात में? क्या ये सिखाया मौलाना साद ने? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि उसको आप तबलीगी जमातियों से ना जोड़ें, क्योंकि तबलीगी जमाती मुसलमान जो आप कहना चाह रही हैं, क्योंकि कोई आदमी तबलीगी जमात में चला गया, तबलीगी जमात की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप हर मुसलमान को तबलीगी जमाती कह सकती हैं आपके नजर में। ऐसे इंसिडेंसेस नहीं तो ये कौन लोग की हैं? तरफ से भी आए हैं, ये कौन लोग हैं? डॉक्टर को मारा गया है, मैं बता दूं आपको, डॉक्टर मेरठ में भी डॉक्टर को मारा गया, सूरत में भी डॉक्टर को मारा गया। उसके अलावा जेडीयू के जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कटिहार में भी हुआ, नालंदा में भी हुआ। उनका तो समर्थन करने के लिए कोई मुजीबुर रहमान नहीं खड़ा हुआ? जब करेंगे तब करेंगे, जब करेंगे उनका समर्थन करने के लिए कोई मुजीबुर रहमान नहीं खड़ा हुआ, लेकिन तबलीगी जमात का समर्थन करने के लिए मुजीबुर रहमान खड़ा होता है। सिंपल बात कहेंगे, जो भी नहीं, आप बात सुने, जो भी आदमी ऐसा कर रहा है वो गलत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्वारंटीन का मतलब जेल नहीं है। जमातियों को मुजरिम की तरह देखना बंद करिए आप, या कोई भी जो क्वारंटीन हुआ है, जिसको कोरोना हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको आप मुजरिम की तरह देखना बंद करें, और बल्कि उसको विक्टिम की बहुत तरह खूब, देखें। जो अपने हाथों पर थूक लगाकर पूरे कमरे को थूक करते। की साइकोलॉजी समझिए आप, मुजीबुर जी, साइकोलॉजी आप समझिए और क्रोनोलॉजी भी समझिए। जो तबलीगी जमात से निकले हुए, मरकज से निकले हुए लोग अपने हाथों में थूक लगाकर रेलिंग पर, सामान पर थूकते फिरे, ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, इसे साइकोलॉजी कहते हैं, जो मरकज में सिखाई गई है। आप पहले साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करिए, ना कि डंडा बल। सच कड़वा होता है, बाद भी जो लोग हैं मुजीबुर रहमान, सच कड़वा होता है, और कड़वे सच को आपने कहा कि पीना सीखिए। आप सीसीटीवी कैमरे कड़वे सच को पीना सीखिए। बड़ी खबर एक बता देते हैं आपको मुजीबुर जी, आपकी आंखें और खुल जाएंगी। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने जमात पर बहुत बड़ा हमला बोला है। अंसारी ने कोरोना की जांच से बचने के लिए छिपे जमातियों को क्या कहा है, सुनिए इकबाल अंसारी को। इनको किस बात का डर है? जब सरकार सारी फैसिलिटी दे रही थी, दवा सारी जो है सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये छुपे हुए हैं। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं, छुपे हुए हैं, बीमारी को फैलाना चाह रहे हैं। इससे जो है मुसलमानों की बदनामी हो रही है, जो सच्चे मुसलमान हैं उनकी बदनामी हो रही है। ये जहां भी मिले, क्योंकि ये घूमतू हैं, जहां भी मिले इनको ढूंढ करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। इकबाल अंसारी को सुन लिया मुजीबुर? आपने सुन लिया ना इन्हें क्या कह रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं कि सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया जमातियों को लेकर के, बल्कि उन्होंने इसको मीडिया के पाले में फेंका, इस मुद्दे को, और मीडिया खेला गया, पॉलिटिक्स की गई, सांप्रदायिकता लाई गई। मुजीबुर रहमान, इतना गंभीर विषय आपको पॉलिटिकल राजनीति कैसे लग सकता है? मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जगह ये मुद्दा जो महामारी से जुड़ा हुआ है, जो आपकी गलतियों से जुड़ा हुआ है, उस पर उसे पर्दा करने के लिए मुजीबुर रहमान आप इसे मुद्दा पॉलिटिकल बनाते हैं। बनाया गया इतने गंभीर मुद्दे को। जफर इस्लाम जी, ये मुद्दा पॉलिटिकल बनाते हैं खुद। मैं भी आपसे खुद मुजीबुर रहमान मुद्दे को पॉलिटिकल बनाते हैं, धर्म के चश्मे से इसे देखने की कोशिश करते हैं। आज मुट्ठी भर जमाती खुद अपने धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। देखिए, पहली बात की, अगर कोई धर्म से जोड़ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी समाज का आदमी, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे सिख समाज का, अगर उसको धर्म से जोड़ता है तो वो गलत है। अब बात रही कि जमातियों की बात, तो इनकी गलती है, इनको मानना चाहिए, और इनको ये भी मानना चाहिए कि पहले उनको सबसे पहले फौरन सामने आके उनके मुखिया थे, उनको बोलना चाहिए कि हमारे सारे लोग जो यहाँ थे, 4000, 3000, 2000 जितने भी लोग थे, उनको सामने में जाके अपने आप को चिन्हित कराए और अपने आप को खुद क्वारंटीन के लिए खड़ा कर देना चाहिए। अगर आप सामने आते, छिपते नहीं, भागते नहीं, डरते नहीं, मुखिया का स्टेटमेंट आता, तो आज जफर जी देश की जानकारी के लिए, और मुजीबुर रहमान आपकी भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस दिन से मरकज का मामला सामने आया है, एक जमाती से मैंने खुद फोन पर बात करने की कोशिश की है। उनमें से कितने ही लोगों ने ये कहा कि हमें तो विदेशियों के साथ रखा जाता था, हम उनके साथ मिलते थे, जबकि आप ये जानते थे कि विदेश से आने वाली बीमारी है। ये विदेश से आने वाली बीमारी वहां मरकज में मौजूद लोगों में भी फैल सकती है, जो भारतीय मुसलमान हैं उनको भी हो सकती है। इसके बावजूद आपने नियमों का पालन नहीं किया है। आप
आंकड़े देखिए, मैंने आज इसलिए आंकड़ों से शुरुआत की है। निजामुद्दीन के मरकज की वजह से देश भर में कोरोना फैला, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख के मुताबिक कोरोना के लिए जमात पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री का यह बयान तब आया है जब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केस है। धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी कोरोना विस्फोट के लिए जमात को जिम्मेदार ठहरा रही है। तबलीगी जमात से तो गलती हुई है, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर इतने लोग मरे हैं तो सब तबलीग की वजह से मरे हैं, ये कहना भी गलत है। ये जो ये आया है, रुग्ण जो आया, ये जो बीमारी आई है, ये कोई हिंदुस्तान से नहीं आई है, ये बाहर से आई है, सबको पता है। चाइना से निकली थी, चाइना से निकलते जो है पूरे दुनिया में पहुंची है। और अभी किसी जमात को या किसी इसको इल्ज़ाम लगाना ये ठीक नहीं है। और जो मौतें हुई हैं वो मौतें भी ज़्यादा जो हुई हैं, आप देखिए कि जिनकी उम्र 50 से लेकर 80 थी, उसमें जो है 70-75% से ज़्यादा लोग जो है इसमें मरे हैं। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर इलाज के बारे में सोचना चाहिए। इसके वजह से आई, उसके वजह से आई, इसका कमी हुआ, ये सब नहीं बोलना चाहिए। ऐसा देखने जाएंगे तो बहुत सी बातें निकलेंगी। धारावी आज मुंबई का एक बड़ा हॉटस्पॉट बना है, उसका कारण तबलीगी है। 1 अप्रैल को धारावी का पहला कोरोना मृत्यु ये तबलीगी का था। उसके घर में 13 अन्य तबलीगी रहते थे, उसमें से कुछ केरल भाग गए, कोई और जगह छिप गए हैं। धारावी में आज लगभग 200 कोरोना पॉजिटिव है। हाई रिस्क वाले 12 तो है, इसमें से अधिकांश लोग ये तबलीगी और उनके संपर्क के लोग हैं। क्वारंटीन नाम की जो दवा है, जो एकमात्र फिलहाल दवा है कोरोना को काउंटर करने के लिए, दीपक जी, इस वक्त उसी दवा को फेल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये पहले से लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश की तमाम सरकारों ने रियलाइज किया है, बार बार रीइंफोर्स किया है कि लॉकडाउन या अपने घर के अंदर रहना, और जिन लोगों का प्राइमरी या सेकेंडरी संपर्क किसी पॉजिटिव कोरोना पेशेंट या कोरोना सस्पेक्ट के साथ हुआ, उनको सेल्फ क्वारंटाइन करने के अलावा इसका इलाज कोई दूसरा नहीं है। अभी कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुई है। प्लाज्मा थेरेपी पे अभी केवल हम ट्रायल्स कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। कोई इलाज नहीं है। अकेला इलाज है अपने घर के अंदर रहना, चाहे आप पूरी तरह सुरक्षित हो। और इसके अलावा जो प्राइमरी या सेकेंडरी कांटेक्ट में आए हैं किसी सस्पेक्ट या पॉजिटिव पर्सन के लिए, उनके लिए सेल्फ क्वारंटाइन करना, इवन अपने परिवार के घर के लोगों से, नौकरों चाकरों से, साथियों से अपने आप को अलग करना भी कंप्लीटली आइसोलेशन बहुत जरूरी है। और यही आइसोलेशन की सलाह बार बार सरकार भी दे रही है, केंद्र, राज्य और प्रशासन भी दे रहा है। हाजिक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। मौलाना साद की अपील तो आ गई है, शुक्र है अपील आई तो सही, अपील आ गई है, लेकिन आप मौलाना साद से क्या अपील करेंगे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं? देखिए, हम मौलाना साद हों या तबलीग के कोई भी लोग हों, हिंदुस्तान के अंदर रहना है। उनको ये अपील हिंदुस्तानियों से है, सारों से, हमारी सारी बीमारी किसी एक घर नहीं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा कहीं भी जा सकती है। मौलाना साद का मसला है, उनको कोर्ट में पेश होना होगा, उनको सरकार के सामने आना होगा, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा। उन्होंने इससे पहले लिखित भी कहा है, लिखित दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन के और इनके बीच में क्या कमी रही ये तय करेगा कोर्ट। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वेंटिलेटर खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की थी तो सरकार विधायक खरीद रही थी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। हाजिक जी, वेंटिलेटर पर तो इस वक्त देश के कई हॉटस्पॉट के लोग हैं और उन्हें वेंटिलेटर से हटाने के लिए ही कोशिश क्वारंटीन के जरिए, लॉकडाउन के पालन के जरिए की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जब तबलीगी जमात के लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं, लोग क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश करते हैं, दवाइयां खाने से इनकार कर देते हैं, तब कोफ्त होता है कि आखिर वो कौन से इस्लाम का पालन कर रहे हैं, तबलीगी जमात में आखिर सिखाया क्या गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुजीबुर रहमान, जफर इस्लाम जी, दीपक जी और साथ ही हाफिज जी, निजामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शरीक होने के लिए।